मंथन के लिए एकत्रित हुए हैं। उसका विषय है सामाजिक संस्थाओं द्वारा हिंदी शिक्षण। तो मैं राजेश कुमार जी से गुजारिश करूंगी कि सर आप प्लीज शुरू करें। तो सबसे पहले हमारे जो श्रोतागण हैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आज शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो आज कार्यक्रम है सामाजिक संस्थाओं द्वारा हिंदी शिक्षण, जो विश्वरंग 2023 का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम सबसे पहले तो संतोष चौबे जी और उनकी टीम को बधाई और साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा है जिसमें हमें कुछ जानने, सीखने, समझने का अवसर मिलेगा। और हमारे बीच हमारे अध्यक्ष हैं श्री नारायण कुमार जी, और उनके से हैं से हमारे साथ जुड़ी हैं शिवानी भारद्वाज जी, और रूस से हैं हमारे बीच में प्रगति जी। तो हम आमतौर से दोस्तों आपको ये जो विषय है वे विदेशों में हिंदी सिखाने से संबंधित है। आमतौर से जब प्रवासी लोग विदेशों में बसते हैं तो एक बड़ी आवश्यकता भी होती है और समस्या भी होती है कि खासतौर से जो भारतीयों के बच्चे हैं वो अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को कैसे समझें, कैसे जुड़ें। और अगर आपने वो परिदृश्य देखा होगा तो वहाँ पर न तो अध्यापक होते हैं, न तो नियमित कक्षाएं होती हैं, न तो पाठ्यक्रम होते हैं, न पाठ्य पुस्तकें होती हैं, लेकिन बहुत जिज्ञासा, बहुत इच्छा होती है अपने देश से, अपनी संस्कृति से, भाषा से जुड़ने की। तो ये हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो साथी आज मंच पर विराजमान हैं, वो किस तरह से इन समस्याओं को पार करते हैं, किस तरह से भाषा का अध्यापन करते हैं, किस तरह से विद्यार्थियों की क्या इसमें भूमिका रहती है, किस तरह से उनके अनुभव होते हैं, उन सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्रम है वो यूके से हमारे बीच में जय वर्मा जी हैं। थोड़ा सा संक्षेप में मैं परिचय दे दूं उनका। ये जिसने भी तैयार किया है शायद जवाहर जी की टीम ने या जवाहर जी ने तैयार किया है, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, इसलिए मैं उनको दोहराना चाहता हूँ कि सौम्य, शालीन और हिंदी के प्रति समर्पित। और वो उन्होंने बताया कि वो पूरा इंग्लैंड हमारे साथ लेके आएगी। और मुझे निजी तौर से जय वर्मा जी से मिलने का और उनको जानने का अवसर भी मिला है। विश्वरंग से इनका एक जो समानता वो ये है कि ये काव्यरंग एक संस्था है नॉटिंगम, जो यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत अच्छा बड़ा शहर है, लंदन के पास में है। उस काव्यरंग की वो संस्थापक हैं और 20 वर्षों से उसकी अध्यक्ष हैं, और बहुत नियमित रूप से कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनमें बड़े बड़े कवि, साहित्यकार, लेखक और चिंतक वहाँ जाकर के लोगों से मिलते हैं। इसके अलावा भी जय वर्मा जी यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा नॉटिंघम को मिले, इसके लिए उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। वे डायरेक्टर ऑफ फेस्टिवल ऑफ वर्ड्स की बोर्ड की सदस्य हैं। बहुत बड़ी ये उपाधि है उनकी, क्योंकि ये एक अंग्रेजी संस्था है। नॉटिंघम में हिंदी रीडिंग ग्रुप की भी वे संस्थापिका हैं। इसके अलावा वे विश्व हिंदी सम्मेलनों में भाग ले चुकी हैं। खुद साहित्यकार हैं। उनकी काव्य संग्रह, निबंध संग्रह और कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जैसे सहयात्री, 7 कदम, कलर्स ऑफ पोएट्री। और इसके अलावा उनके ऊपर समीक्षा की पुस्तकें भी तैयार हुई हैं, जिन्होंने इन्होंने एक पुस्तक तैयार की है पीएल गौड़ करीमोगी के नाम से। और जैसे कि आप समझ सकते हैं उन्हें बहुत उत्कृष्ट सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। तो ऐसी सुप्रसिद्ध और अनुभवी जय वर्मा हमारे बीच में है। हम बहुत उनका हार्दिक स्वागत करते हैं तालियां बजाकर, और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे अपने
अनुभव हमारे साथ साझा करें। शायद उनकी पीपीटी है वो भी हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आज मैं अपने को सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि विश्व रंग में आकर आप लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला। आदरणीय नारायण जी, राजेश जी और अपनी छोटी बहन प्रगति, और क्योंकि हम लोग यहाँ मिलते हैं साल में एक बार मौका मिलता है, और मेरे सामने पुष्पिता जी बैठी हुई हैं, हमारे जो अपने यहाँ के वाइस चांसलर जिन्होंने शुरुआत की थी उन्होंने, वो मेरे सामने हैं, और आप सब लोगों को अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तो ये जब पिछली बार ऐसा हुआ था कि राजेश जी और अनिल शर्मा जी और जवाहर जी ये लोग और राकेश पांडे जी ये नोटिंगम आए, अभी ये कुछ 2 महीने पहले की बात है। तो इन्होंने इस काम को देखा जो कि ये जो काम आप देख रहे हैं, आज तो हमारे पास कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, ये सब काम जो है 1988 में किया गया था। ये पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं जो कि हम लोगों ने बनाई थी, हमारी टीम ने वहाँ पर नोटिंगम में कला निकेतन हिंदी स्कूल है, और उन्होंने 1988 में 31 किताबें हैं, ये पूरा कोर्स है। उसके बाद में ये कोर्स चलता रहा, लेकिन जब फंड्स मिलने बंद हो जाते हैं क्योंकि काउंटी काउंसिल का प्रोजेक्ट था, तो उसके बाद में इसको दूसरी कॉपी नहीं बनी। तो अब मेरा प्रयास क्या है, अब आपको दिखाऊंगी, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि मैं इनको प्रकाशक करूं, इनका प्रकाशित करूं इनको यहाँ। अभी शुरू कर दूं, फिर इसको भी है ना। हाँ, तो इसमें मैं 1971 में इंग्लैंड गई थी, जो कि आप लोग पैदा भी नहीं होंगे ज़्यादातर, तो यहाँ पर ये 52 ईयर्स पहले की बात है। तो उस टाइम की स्थिति में हिंदी की और आज की स्थिति में बहुत अंतर आ चुका है। ब्रिटेन में हिंदी आज अपनी जगह बना चुकी है, एक महत्वपूर्ण स्थान है उसका, हिंदी के बिना वहाँ काम नहीं चलता है। लेकिन जो हिंदी स्कूल्स हैं वो सप्लीमेंट्री स्कूल्स हैं, जो कि गुरुद्वारे, मंदिर और कम्युनिटी हॉल में चलते हैं, और जो टीचर्स होती हैं वो हिंदी प्रेम के लिए हिंदी पढ़ाती हैं। कुछ उसमें ट्रेन टीचर होती हैं, लेकिन हिंदी ट्रेन टीचर नहीं होती हैं, वो दूसरी भाषाओं की होती हैं या जनरल होती हैं, लेकिन वो अपने एक हिंदी प्रेम के लिए हिंदी पढ़ाती हैं। तो उनकी ट्रेनिंग का भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा, वो उस बात में आएगी। तो अब आप देख रहे हैं, ये इसको शुरू करते हैं। फिर नोटिंगम काउंटी काउंसिल, ये मदर टंग प्रोजेक्ट है हिंदी का, जो कि 1988 में बनाया गया था। इसमें हम लोगों ने बच्चों को, तो ये जो आप इसमें अल्फाबेट देख रहे हैं, इसमें जो व्यंजन है और स्वर हैं वो का, खा, गा, घान के उससे नहीं है, ये उसके स्वर के हिसाब से नहीं है। हमने इनको शब्दों को बच्चों को दिखाया, साथ ही में उनको जो अपनी ट्रेडिशनल हमारे स्वर और व्यंजन है वो दिखाए, लेकिन उनको इसके ऊपर दिया गया जो किताब बनाई गई उनके लिए, उसी किताब के उनको हम लोगों ने शब्द सिखाने की कोशिश करी, कि ताकि बच्चे 36 व्यंजन सीखते सीखते कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी से दूर हो जाएं और पहुंचे ना, थक जाएं। तो इसमें छोटी छोटी बातें उनको सिखाई, जैसे कि आप, नमस्ते, आपका नाम, हाँ, नहीं, ये छोटी छोटी बातें उनको सिखाई उन बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वहाँ पर उनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती है, और उन्हीं को नहीं, उनके पेरेंट्स को भी हिंदी नहीं आती है, और वो कई बार तो 3rd जनरेशन के होते हैं। तो इसलिए ऐसे बच्चों को हिंदी सिखाना कोई आसान काम नहीं है, ये टीचर्स के लिए बहुत चैलेंज होता है, और उनके सामने बड़ी परेशानियाँ आती हैं। तो हम लोगों ने एक मीटिंग करी, कमेटी बनाई, और उसमें हम लोगों ने 7 लोग थे हम शुरू में। इसमें यॉर्क यूनिवर्सिटी के महेंद्र वर्मा जी, और इसमें साथ में हमारे हाई कमीशन के सरोज श्रीवास्तव जी, जो कि हिंदी अटैची थी, वो सबसे पहले हिंदी अटैची बनी थी। तो ये किताबों का इनकी बनाया गया नंबर, इनका किताबें जो है उनके नाम है, आप पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा बल्कि उधर टर्न करने तो अच्छा रहेगा आप लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें फिर क्या है कि जैसे कि इसमें डे टू डे की चीजें वो सिखाई, उसके बाद में इनिशियल लिटरेसी एनोरेसी मटेरियल बनाना शुरू किया। तो जैसे कि किताब है मैं और मेरा परिवार, इसके लिए एक वर्कबुक बनाई गई जो कि 50 पन्नों की किताब है, अभ्यास पुस्तिका। ये मेरी खुद की ड्राइंग करी हुई है। उस टाइम पर क्या था कि हमें उन्होंने एक अंग्रेज आर्टिस्ट दिया ईयन, पर ईयन को जो भी हम कहते ईयन उसी को उतार देता पेपर के ऊपर। कमाल की बात थी, बिना देखे। वो कभी इंडिया नहीं आया, उसने हिंदी भी देखी थी, लेकिन वो ऐसा काम करता था हमारे साथ। तो जो भी हमने 8 किताबें बनाई, ये रीडर्स बुक्स हैं, ये आप बाद में देख सकते हैं इनको। तो उन्होंने क्या किया, जो किताब बनती थी उसकी वर्कबुक बनाई, अभ्यास पुस्तिका। तो उसमें उनको प्रैक्टिस करवाएगी, वही शब्द उनको सिखाएगी, जैसे राम का पहला दिन। फिर उसके बाद में अभ्यास पुस्तिका जो है, ये जो बेसिक रीडर की जो बुक थी, जो कि मैंने बचपन में देखी थी, उसी को याद करके तस्वीर मैंने बनाई, बस एक लड़का एक लड़की,
बहन भाई दोनों हाथ पकड़कर स्कूल जा रहे हैं। फिर एक शब्दकोश बनाया। शब्दकोश के बाद हम लोगों ने सब टीचर से कहा, जितने हमारी टीम में थी, कि आप लोग मिलकर के अपनी अपनी कहानी लिख करके लाएं, जो भी तुम्हें बचपन की कहानी याद है। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी कहानी दी, जैसे लोमड़ी और सारस, मोटी लोमड़ी, बूढ़े और शेर की कहानी, कछुआ खरगोश और प्यासा कौवा। आप सब लोगों को भी याद आ रहा होगा सुन करके अब। तो ये सब कहानियां लोग लिख करके लाए, क्योंकि उनको लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं रही थी जो टीचर्स थी, लेकिन वो लिख करके लाई सब। उसको हम लोगों ने उसको एडिट किया और एक किताब का रूप दिया। उसके बाद में एक्सटेंडिंग लिटरेसी एंड ऑरेसी, इसमें 8 बुक्स बनाई थी ये। और फिर उसके बाद में बच्चों को किताब पढ़ने के लिए दी गई, जैसे एक हाथी की कहानी, तरह तरह के कपड़े, मीरा की शादी। ये अंग्रेजी किताबें थी। अंग्रेजी किताबों को हमने हिंदी में अनुवाद किया और उसको इंडियनाइज बनाया। जैसे कि जो मीरा की शादी है, ये एलिसन्स वेडिंग थी, तो एलिसन्स वेडिंग को हम लोगों ने मीरा की शादी करी और वो बिल्कुल हिंदुस्तानी दुल्हन बनी और मेहंदी लगी और सब काम जो होते हैं इसमें देखिएगा। पूरी किताब को मैंने इसको एक कॉपी करके सैंपल दिया आप लोगों को, कि सब किताबें में ला नहीं सके अपने साथ। फिर है मोहन के दांत में दर्द। जब बच्चे डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनको क्या बोलना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने ये मोहन के दांत में दर्द किताब बनाई। फिर एक ट्रैवल की बुक बनाई है, साइप्रस यात्रा, कि जब बाहर घूमने जाते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं, परिवारों से मिलते हैं, दूसरे परिवारों से। और ये राम का पाठशाला में दिन, इसका समय मिलेगा तो मैं बताऊंगी। बड़ी स्वीट कहानी है ये। जो राम है उसको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती थी, उनके घर में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता था। जब वो पहली बार पाठशाला में गया, अंग्रेजी पाठशाला में, तो वहाँ जाकर टीचर ने पहले दिन कहा, बच्चों ये तस्वीर है और तुम्हारा पेपर दे रही हूँ तुम्हें मैं, अपनी मम्मी और डैडी की तस्वीर बनाओ। तो जब स्कूल खत्म हुआ तो टीचर ने कहा कि सब बच्चे अपनी अपनी तस्वीरें मुझे दे जाओ और अपना नाम लिख दो नीचे। तो राम ने जो अपनी बनाई थी तस्वीर, सबने देखी, मम्मी डैडी की बनी हुई थी। जब राम का नंबर आया तो उसमें लिखा, उसमें था, उसमें दादी के हाथ में छड़ी लिए हुए थी। तो टीचर ने कहा, राम मैंने कहा था तुम्हें अपने मम्मी और डैडी की तस्वीर बनाने के लिए, तो ये दादी के हाथ में छड़ी क्यों है? तो बोला, टीचर आपने कहा था ना मम्मी एंड डैडी, दादी, ये मेरी दादी है, वो ऐसे चलती है छड़ी हाथ में लेकर के। तो जब रास्ते में डैडी लेने आए उसको, तो उसके डैडी को टीचर ने बताया, तो डैडी ने राम से कहा, राम यहाँ माँ को मम्मी बोलते हैं और फादर को, पिताजी को डैडी बोलते हैं। तो राम ने फिर दोहराया, मम्मी और डैडी, माँ और पिता, मम्मी और डैडी। फिर सोने से पहले राम ने फिर दोहराया, तो डैडी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि राम अब अंग्रेजी सीख रहा है। तो ये बड़ी स्वीट सी कहानी, छोटी सी। तो जब बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती तो बेसिक वर्ड्स में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। ये राम और राजन, उनके परिवार के बारे में है। फिर उषा और पवन की सैर। फिर हमने सोचा बच्चों को त्योहार आने चाहिए, उनके जो सांस्कृतिक है, जो कल्चरल चीज़ें वो भी आनी चाहिए उनको। तो इसलिए उनके लिए फेस्टिवल बुक्स बनाई। तो उसमें दिवाली और होली, हमने 2 त्योहारों को लिया। तो दिवाली जो है उसमें उसकी दिवाली की कहानी, फिर है उसके बाद में पिक्चर बुक, फिर है उसके बाद में बनाया हम लोगों ने इसको दिवाली के गीत। क्योंकि गीत और गाना ना हो या कविताएं ना हो तो दिवाली पूरी नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है। दिवाली का नाटक, जिसमें कि रामलीला बच्चों से करवाई और ये लिख करके दिया उनको, ये किताब बनी, तो बच्चों ने पढ़ करके नाटक किया, अपने आप तैयार किया हम लोगों ने। फिर इनके मास्क कैसा बनाया जाए। अब आप कहेंगे दिवाली का मास्क क्या होगा, ये हनुमान जी का मास्क है। तो सब बच्चे जो लड़के थे वो हनुमान जी बन के घूम रहे थे जब उन्होंने मास्क बनाया लाल रंग का। तो फिर उसके बाद में दिया कैसे बनाया जाता है, तो घर घर में दिया होता है, बच्चों को नॉलेज थी दिया कैसे बनता है, सबने अपने अपने हिसाब से बनाया दिए। तो इसमें हमने दिखाया कि दिया कैसे बनाते हैं। इसको आप क्ले से बना सकते हैं, पेपर का बना सकते हैं, इसको मोम का बनाया जा सकता है, उसमें बहुत सारे तरह के दिए। फिर ये एक्टिविटी बुक, जिसमें कि आपने टीचर्स ने दे दिया बच्चों को एक एक फोटो कॉपी करके, तो बच्चे कलरिंग कर सके। तो ये जो बात मैं कर रही हूँ ये मैं 1988 की कर रही हूँ। आज तो कंप्यूटर है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है। 1988 में ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग भारत फोन भी नहीं कर सकते थे। 1 मिनट फोन करने का 1 पाउंड लगता था, तो 1 पाउंड का मतलब था उस समय 48 रुपीज़। तो इतना फोन करना बड़ा मुश्किल होता था हमारे लिए। फिर ये पैटर्न बुक बच्चों के लिए, और दिवाली की पार्टी, कि दिवाली है तो दिवाली की पार्टी तो होगी, क्या क्या खाने बनेंगे, कैसे परिवार इकट्ठा होगा। अब ये सब बना तो दिया, अब इनको जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो कैसे पढ़ाएंगे, ये तो हमारी परिकल्पना थी कि हम लोगों ने बना दिया इसको हमारी टीम में।
तो टीम में पहले उसमें 7 लोग थे, फिर उसमें 5 रह गए, फिर 3, फिर 2, फिर मैं एक अकेली रह गई। तो काम पूरा नहीं हो पाया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने मुझे फिर एक उसमें अपने लैंग्वेज सेंटर में हिंदी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट दी 6 महीने के लिए। उसमें मैंने इन सब किताबों को कंप्लीट किया और इनकी एक 1000 कॉपी, एक फोटो कॉपी था मेरे पास इतना बड़ा सा, उस फोटो कॉपियर के ऊपर बना करके उसको सबके 1000 कॉपी तैयार करी। आज मैं सोचती हूँ कैसे बनाती होंगी, पर ये इतनी 35 साल पुरानी बात है, शायद मैं थोड़ी यंग रही होंगी उस टाइम पर इसलिए एनर्जी दूसरी होगी, युवा एनर्जी थी। तो ये जो थी इसमें टीचर्स हैंडबुक बनाई ताकि टीचर समझ सके ये किताबें कैसे पढ़ाई जाए, कैसे इनका उपयोग किया जाए। तो ऐसे करके किताब बनी और ये सारी टीम के नाम है आखिर में, जो आपको दिखाई पड़ेंगे अभी, जो पेज बदलेगा ये, इसमें सब टीचर्स के नाम हैं और जो इसमें लोग हमारे हाई कमीशन और यूनिवर्सिटी सब इसमें इंक्लूडेड थे। धन्यवाद। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। पर ये इंटरेस्टिंग है कि आज मतलब 35 साल के बाद भी किताबें जब मैंने देखी इस बार रखी हुई तो ऐसी लगती कि आज ही बनी है, तभी का प्रिंट है सब। ये पूरा सेट है और एक ही सेट मेरे पास बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद जय वर्मा जी का। देखिए वो दिवाली की पार्टी कैसे दिखा रही है। दोस्तों ये हमें जो जया जी ने बताया बहुत सामग्री सरल है, दिया दिवाली रामायण वगैरह, लेकिन बाहर जाकर ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मुझे एक बात याद आती है, जब हम नोटिंगम में थे तो वहाँ पर हम एक परिवार में गए तो उन्होंने कहा कि वो उनको रामलीला बतानी थी अपने बच्चों में। तो उन्होंने ऐसा किया कि भाई वो शायद उषा जी गया कि वो जब रावण सीता को ले गया तो राम और बाकी लक्ष्मण और सब परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया, तो वो बार में चले गए उसकी, हाँ यहाँ बैठ के सोचते हैं आगे क्या करना है। तो ये इस तरह की परिकल्पनाएं होती है क्योंकि पूरी तरह से हमको किसी तरह से पता नहीं चलता, लेकिन रोचक बातें हैं। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपका जय जी। समय कम था लेकिन आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि किस तरह से आपने कितनी मेहनत से वहाँ के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षण सामग्री भी जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है उसको तैयार किया। और दोस्तों अब हम चलते हैं बहुत सुंदर खूबसूरत शहर स्विट्जरलैंड में। तो आपको शायद जूम लिंक देंगे शिवानी जी के लिए। और वहाँ से हमारे बीच जुड़ रही हैं डॉक्टर शिवानी भारद्वाज। शिवानी जी मुख्य रूप से तो करियर के क्षेत्र में काम करती हैं, दोहरा करियर जोड़ों की सेवा में संलग्न है। मतलब उनका लाभ ये है शिवानी जी का कि अगर हमें कुछ करियर की बात करनी है तो हमारी भी काउंसलिंग कर सकती है और मदद भी कर सकती है। तो और इसके अलावा वो स्विट्जरलैंड में संडे हिंदी स्कूल एसोसिएशन की संस्थापिका है। बहुत रुचि से, बहुत समर्पण से, कर्मठता से वे इस काम में जुड़ी हैं। और साथियों डॉक्टर शिवानी से ही सुनते हैं, डॉक्टर शिवानी भारद्वाज जी से, उनके इस बारे में क्या अनुभव हैं और शायद ये भी कि हम लोगों से जो हम भारत में हैं उनसे क्या अपेक्षाएं वे करती हैं। तो डॉक्टर शिवानी भारद्वाज आपका स्वागत है। आप दिख रहे हैं, जया जी दिख रही है, जवाहर जी दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बैठी तो वही हूँ, बस शरीर यहाँ पर ही है मेरा। तो ये बहुत सुंदर काम हो रहा है। जैसा कि रुचि जी कह रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कहानी जया जी ने सुनाई है 1971 में इन चीज़ों को शुरू करना, तो मुझे सोच कर ये लगता है कि तब तो ये बहुत बहुत मुश्किल काम रहा होगा। मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, अगर आप मुझे शेयरिंग राइट्स दे दें तो मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी आपको। स्विट्जरलैंड की शेयर कराना चाहूँगी, जया जी ने नॉटिंघम घुमा दिया है। एक में प्रेजेंटेशन आ रहा है तो छोटा सा इतना मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जया जी ने कहा, मुझे लगता है हम सभी प्रवासी भारतीयों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं हैं, हिंदी के प्रेमी रहे हैं और इस कारण से लगता है कि किसी तरह से अपने जड़ों में जुड़े रहे बच्चे और कुछ समाज के लिए कर सके जब कुछ होता है। तो मेरी शुरुआत भी इसी तरह हुई। मैं 18 साल पहले 1 साल की अपनी बिटिया को गोद में लेकर के स्विट्जरलैंड फ्रांस आई थी और वहाँ पर मैंने सबसे पहले जब उसे स्कूल में डाला तो एक
वॉलंटियर के रूप में एक इंडिया क्लब की स्थापना की। और उसमें बच्ची सीखने लगी और बच्ची के साथ और भी बहुत बच्चे जुड़ने लगे, और मुझे भी लगा कि ये शायद अपनी संस्कृति के लिए और बच्चों को जोड़े रखने के लिए एक अच्छा तरीका है। और उसके बाद हम लोग आप शेयर कर सकती हैं शिवानी। धन्यवाद। आप देख सकते हैं मेरा प्रेजेंटेशन? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से फिर शुरुआत हुई, और हम लोग देखते देखते स्विट्जरलैंड आ गए। स्विट्जरलैंड से तो ये छोटी सी यात्रा जो है वो मेरे साथ, जब मेरे को लगा कि हिंदी स्कूल के साथ कुछ शायद मेरा कुछ पुराने जन्म का कुछ कर्ज है, ऋण है जो मुझे उतारना होगा, तो ये 2005 में सबसे पहला प्रारूप मैंने स्थापित किया। और उसके बाद हम लोग फ्रांस ऑस्ट्रेलिया गए, और ऑस्ट्रेलिया में भी सिडनी शहर में मैंने एक हिंदी विद्यालय की स्थापना की। वहाँ मेरे लिए बहुत सुंदर अनुभव रहा। जैसे जया जी कह रही थी कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के जो लोग थे, जो कि दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग थे, और उनके साथ काम करना एक अलग ही अनुभव था, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह ज्ञान था कि उन्होंने क्या खोया है और उन्हें क्या चाहिए। अगर मैं आपको बात करूं कि फिर हम लोग 2015 में स्विट्जरलैंड आ गए, और मैंने 2016 में इस संगठन की स्थापना की। और अब इस समय हमारे 8 स्कूल थे, और इस साल हमने बर्न का जो स्कूल है जो आप देख सकते हैं, बर्न के स्कूल की स्थापना हो गई है। और ये पूरी तरह से हमारे पास किसी की भी फंडिंग नहीं है। एक महत्वपूर्ण जो सहयोग है वो हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी है, उन्होंने हमें एक फ्री जगह दे दी है जहां हम स्कूल लगा लेते हैं, चलाते हैं। और बाकी जगह जो है, क्योंकि मैं तो एक छोटे से गांव में रहती हूँ, वहाँ इस फ्री जगह को ढूंढना आसान था। कम्युन को बताना कि ये कितना ज़्यादा कल्चर प्रमोशन में इसकी महत्वता है, परंतु दुर्भाग्यवश बड़े शहरों में जिनेवा, ज़्यूरिख, बाज़ल, लुज़ान ऐसा नहीं हो पाया। तो वहाँ हम इनको किराए पर लेकर जगह को, स्कूलों को चलाते हैं। चूँकि ये एक जिसे कहना चाहिए वॉलंटरी बेसिस का पूरा एक प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हमने जब अपने साथ धीरे धीरे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, और लोगों को सबसे पहले ये हुआ कि तो हमने बहुत छोटी सी प्रारूप भी बनाया, क्योंकि आजकल फेसबुक और उसके चक्कर में क्या होता है कि लोग जुड़ जाते हैं। कई बार वॉलंटियर्स के साथ काम करने में आप बड़ी संस्थाएं हैं, अगर आप ईशा फाउंडेशन देखें, सदगुरु बात करते हैं, उन्हें लेना आसान होता है, परंतु उन्हें पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड देनी होती है कि किस तरह से काम होगा, किस तरह से चीजें, क्या हमारे को एक पर्टिकुलर बिहेवियर चाहिए उसमें। तो अगर मैं स्कूल पे आऊँ तो हमने सबसे पहला स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, एक चिट्ठी पढ़ लें। तो क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो प्रवासी हैं वो बहुत ज्यादा पुराने कुछ परिवार ही हैं, बाकी सभी लोग नए हैं, और फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा का प्रादुर्भाव है, इंग्लिश भाषा का यहाँ नहीं चलती है। और समय भी थोड़ा बदल गया है। अभी जो लोग हैं, जैसा कि आप सभी लोग जो लोग मेरी उम्र वाले हैं, वो आप सभी जानते हैं कि उस समय में 80s में और 90s में जो लोग स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी खत्म करिए, इंग्लिश का कितना ज्यादा प्रादुर्भाव था। ये लगता था कि अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं तो आप बहुत बड़े गंवार और जाहिल बने हुए हैं। तो अब जो लोग आते हैं उनको जोड़ना अपने आप में हिंदी भाषा के मूल में, शायद जया जी वो बात समझ सकती हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण रहता है। आप बॉलीवुड डांस पार्टी करिए तो लोग जुड़ जाते हैं, परंतु आप हिंदी की बात करें तो लोग थोड़ा सा उनको ध्यान है कि अरे हमें क्या लगता है यहाँ पे रहने के लिए। तो वो एक अलग तरह, और फिर इतने बदलाव आया कि इन 8-9 सालों में भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह दिखा है। जैसे कि इस साल हमारे साथ करीब 35 बच्चे जुड़े हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा अपने आप में एक नंबर है।
चूंकि कोई संस्थान इस तरह का नहीं है, जो कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना हो रही है, तो हर संस्थान को अपने हिसाब से सोचना पड़ता है कि हम क्या करें। जैसा जया जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से पाठ्यक्रम चलेगा, तो हमने भी तो उसी तरह से एक पाठ्यक्रम पूरा बनाया कि बच्चे क्या कर सकते हैं। उसमें पहला सबसे बड़ा लेवल कि पढ़ने लिखने और बोलने का कोई ज्ञान नहीं है, तो उनको हम अलग तरह से शुरुआत करते हैं। दूसरा जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चे इस तरह के आते हैं जो बोल सकते हैं, पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं है। और तीसरे जो बड़े बच्चे आते हैं जो कि 22, 23, 24, 25 साल के भी होते हैं, और उसमें कई सारे एडल्ट्स भी हैं। उसके लिए हमने अब एडल्ट स्कूल की स्थापना की है। खास तौर से महिलाएं जिन्होंने हमारे भारतीय भाइयों से उनके विवाह हुए हैं और वो चाहती हैं कि वो अपने ससुराल पक्ष से बहुत अच्छी तरह जुड़े, तो इसमें हमारे पास कई लोग हैं कि वो भी आने लगते हैं। आगे चलती हूँ तो हिंदी विद्यालय जब स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक बहुत सुंदर अनुभव था। मुझे पता था कि हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे घरों में जा के इस क्लास जो है हर इतवार किसी नए घर में जाती थी और वहाँ पर वो उसका होस्ट होता था। क्योंकि भारतीय समुदाय इतना कम है, तो ऐसा नहीं था कि हर बार किसी एक के घर में, क्योंकि फिर पड़ोसी आपकी शिकायत करने लगते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सामाजिक समस्याओं को आपको झेलना पड़ता है और अपनी उस ऊर्जा और शक्ति को बना के रखना होता है। तब मुझे लगा कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास पूरा एक कमरा था, वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी थी उन्होंने हमें बड़ी अच्छी जगह दी हुई थी, तो मुझे पता था कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। और स्कूल को चलाने के लिए एक बड़ी न्यूट्रल जगह की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे हिंदी भाषी भाइयों को जोड़ के रखने में आप जो सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं, तो मुझे लगा कि एक जगह, एक व्यवस्थित जगह चाहिए जहाँ की हर बार कुछ बदले ना। तो फिर हमें धीरे धीरे बात करने से ये जगह मिली, उसका हमने बच्चों के साथ उद्घाटन किया। और बहुत सुंदर जगह है, पीछे बगीचा है, बच्चे खेल सकते हैं, छोटी सी किचन है जहाँ बच्चों को खाना बनाना भी चाय से लेकर सब कुछ सिखाते हैं और इस तरह से बच्चे वोकैबुलरी सीखते हैं। तो आप देखें, हमने जब आइकिया जो कंपनी है उनके साथ मेरा अनुबंधन हुआ, उन्होंने कहा कि आप इस पूरी जगह को फर्निश कर देंगे। तो ये भी देखने की बात है कि अगर आप अपना हाथ बढ़ाते हो तो लोग अपना हाथ जरूर बढ़ाते हैं संस्कृति प्रचार में, प्रसार में। तो आप सोचिए मत, बांधिए मत अपनी सोच को। जितना ज्यादा आप बात करेंगे उतना ज्यादा लोगों को समझ पाएंगे और उतना ज्यादा जुड़ेंगे। तो अब ये जगह बिल्कुल अलग तरह से फर्निश है। ये पुरानी फोटो है। पाठ्यक्रम के लिए हमने सबसे पहले गीता प्रेस गोरखपुर की छोटी छोटी किताबें हैं जिनसे हम पूरी वर्णमाला से लेकर अक्षर ज्ञान करते हैं, और उसके बाद हम एनसीईआरटी की किताबों पर आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए। बच्चों के साथ हम अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हिंदी स्कूल का लोगो बनाया था, तो ये बच्चों की ही सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। इस तरह से बच्चे बड़े ही इंटरैक्टिव तरीके से, और जिसे कहना चाहिए आनंद लगाने के लिए, उसमें उनको पढ़ाया जाता है। ये आप उनका काम देख सकते हैं कि बच्चों ने वर्णमाला से लेकर अलग अलग तरह की कहानियां लिखी हैं, विधियां लिखी हैं, रेसिपीज लिखी हैं, और हम साथ में संस्कृति से जुड़े हुए काम भी उनको इस तरह से सिखाते रहते हैं। रक्षाबंधन पे राखी सिखाई थी, राखी और दिवाली पर कार्ड वगैरह। फिर इसके साथ साथ अलग तरह की चीजें, काटना बुनना भी हम बच्चों को सिखाते हैं, उससे अच्छी वोकैबुलरी सीखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं खेलों के माध्यम से भी हम बच्चों को अलग तरह की हिंदी वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये बच्चे योगा सीख रहे हैं, और ये हमने बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग सेशन, इसमें हर बच्चा अपना एक प्रेजेंटेशन लाता है, पूरी हिंदी में पूरी बात करता है। और फिर वर्चुअल, कोरोना के कारण वर्चुअल विद्यालय की स्थापना हुई, और जैसे जया जी कह रही थी, फिर हमने भी अपने सारे रिसोर्सेज पूरे बनाए, कंपाइल करे, और ये हम अलग अलग चीजें जो हैं भारतीय मिशन के साथ, यहाँ पर दो मिशन, एक काउंसिल है, एक मिशन है, उनके साथ हम कार्यक्रम हर साल बच्चों के लिए करते रहते हैं। और आप इन प्रोग्रामों की ये छवियां, कुछ पिक्चर्स हैं। और वर्चुअली भी बच्चे जो हैं प्रोग्राम में जुड़ते हैं, क्योंकि जब कभी ऐसा होता है
और ये हम सर्टिफिकेट, चूंकि अभी कोई आधार का एग्जाम नहीं है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ कि कोई ना कोई एग्जाम आ जाएगा तो बच्चे उसे लिख पाएंगे, और इस तरह से हम बच्चों को साल के अंत में एक वो देते हैं। और इस तरह से हमारी ये छोटी सी कहानी है, और बहुत ही मार्मिक और खूबसूरत कहानी है शिवानी जी, डॉक्टर शिवानी भारद्वाज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। कितने जटिल परिवेश में इतने बड़े पैमाने पर आप काम कर रही हैं, आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं भी हैं इस काम के लिए। और दोस्तों हम चलते हैं रूस में, जहाँ से हमारे बीच में है, अगर मैंने गलती नहीं हो, प्रगति टिप्पणीस जी। प्रगति जी, वहाँ पर हिंदुस्तानी समाज है। मेरा रूस से ज़्यादा प्रेम है क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ और मैंने वहाँ भी हिंदी की पढ़ाई करवाई है। तो वहाँ हिंदुस्तानी समाज है जो भारतीय लोगों के लिए काम करते हैं। वहाँ बहुत आपको पता होगा कि रूस में हिंदी में बहुत काम हुआ है, बहुत सारी पत्रिकाएं, सोवियत नारी और बच्चों के लिए और स्पुतनिक वगैरह पत्रिकाएं, और जो उनका जो पूरा साहित्य है, टोल्स्टॉय से लेकर के लेनिन तक, वो हमें हिंदी में मिलता है। वो पहले की बात है, लेकिन अभी भी खासतौर से मैंने बात इसलिए ये कही कि टिप्पणीस जी अनुवाद से भी जुड़ रही हैं और उन्होंने बहुत अनुवाद किया है इस क्षेत्र में। तो मैं सीधे ही बुलाता हूँ टिप्पणीस जी को आपके साथ अपने विचार साझा करने के लिए। प्रगति टिप्पणीस जी। मेरा परिचय देने के लिए सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्ते। और मैं अब अपनी बात रखती हूँ, जो जया जी ने जो अपनी बात कही और शालिनी जी ने कही उससे थोड़ी अलग होगी। इसका कारण ये है कि रूस मॉस्को में सन 87 से एक केंद्रीय विद्यालय कार्यरत है, और चूंकि वहाँ पर भारतीय परिवार अभी तक इतनी बड़ी संख्या में नहीं है कि उनके बच्चे उस स्कूल में ना पढ़ सके और अपनी शिक्षा ना प्राप्त कर सके, तो हिंदुस्तानी नस्ल के बच्चों को हिंदी सीखने की कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे बेटे ने भी कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की पूरी पढ़ाई वहीं की, और वहाँ की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि उसके बाद उसका डायरेक्टली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, हाँ, पहली बार में। तो ये तो चुनौती हमारे सामने अभी तक तो नहीं आई है कि भारतीय मूल के बच्चों को हिंदी कैसे सिखाई जाए। लेकिन जैसा कि राजेश जी ने अभी कहा कि सोवियत संघ के समय से, जब से बना सोवियत संघ, तब से उन्होंने इस बात को काफ़ी वरीयता दी कि उनका साहित्य, उनकी बातें, क्योंकि बोलबाला तो हमेशा पश्चिमी मीडिया का और पश्चिमी किताबों का अंग्रेजी की वजह से भारत में रहा था, तो शुरुआत हुई अनुवाद के काम की। और ये सारे काम शुरू हुए पिछली सदी के 50वें के दशक में, जब राजनीतिक संबंधों में भी गर्मी आई, और उसके तुरंत बाद पहला दल एक अनुवादकों का सन 57 में भेजा गया था रूस। और वो सिर्फ उसमें अनुवादक नहीं थे, बड़े बड़े अनुवादक मतलब साहित्यकर्मी, जैसे राधे दुबे, भीष्म साहनी, मदन लाल मधु, जिनको भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, हर क्षेत्र के लोग थे। और उन्होंने जाकर जब वहाँ काम करना शुरू किया, और उसमें हर भाषी लोग थे, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ हिंदी भाषा के लोग थे, भारत के 14 भाषाओं में अनुवाद शुरू हुआ था। तो इन 14 भाषाओं के जानकार, बड़े बड़े जानकार भेजे गए थे। तो फिर इन लोगों को ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसे समाज की जहाँ पर वो लोग एकत्रित हुए, एक संस्था की, और तभी इस हिंदुस्तानी समाज संस्था का गठन किया गया। और तब से हिंदुस्तानी समाज संस्था का गठन भारतीयों को तो पास लाना ही था, बल्कि एक बतौर पुल काम करना था, जो सोवियत लोगों और भारतीय लोगों के बीच सौहार्दता बढ़ाए, उनकी आपसी समझ बढ़ाए, और वो काम तब से आज तक ये संस्था कर रही है। और तो हमारे और रूसी लोग भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, सब में कुछ एक अलग स्तर की रुचि दिखाते हैं। और वो जुड़ते तो ज़रूर हैं पहले कलाओं
के माध्यम से सिनेमा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सभी को ये पता है कि राज कपूर कितने वहाँ पे प्रचलित थे, और राज कपूर शैलेंद्र ने शायद तभी ये गाना लिख दिया होगा, सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और राज कपूर का तो काफ़ी सालों तक रहा बोलबाला, लेकिन अब आज के शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह को भी वहाँ के लोग जानते हैं, वहाँ के गाने गुनगुनाते हैं। मतलब वो हमारी संस्कृति के साथ एक अलग स्तर से जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं कला की किसी भी विधा के जरिए, भले वो सिनेमा हो, नृत्य हो, गीत हो, संगीत हो, योग हो, और जब वे उसे सीखना शुरू करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि अगर जिस भाषा के गीत पर वो नृत्य कर रहे हैं, तो भंगिमाओं के लिए, मुद्राओं के लिए बेहतर होगा अगर वो उस भाषा को जाने। तो वो फिर उस भाषा को सीखना चाहते हैं। तो वहाँ पर हमारी संस्था हिंदुस्तानी समाज अपने स्तर पर जो भी सीखने आता है हम उसे सिखाते हैं और सहायता देते हैं जिनको जिनको हिंदी आती है। और इसी के जरिए जब अनुवादक लोग काम कर रहे थे, तो उन्होंने जाना कि रूसी लोग जब हमारा हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से जो आम पाठ होता है समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही मुहावरों की बात आती है, मुहावरे आते हैं, उनको थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मुहावरों के अर्थ में लाक्षणिकता छिपी होती है, जिसे समझना आम शब्दकोश के माध्यम से मुश्किल हो जाता है। तो हिंदुस्तानी समाज की ही पहल पर हम लोग आजकल एक 5 दलीय मुहावरा कोश पर भी काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि उसके आने पर रूसी लोग हिंदी को और ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे, उसके से और ज़्यादा जुड़ना चाहेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके हमारी जो संस्था है हिंदुस्तानी समाज, वो अपने इन प्रयासों को जीवित रखती है कि जो ये पुल बनाने का काम जिस आधार से किया गया था, और इस काम को जन स्तर पे किया जाता है, लोगों से लोग जुड़ते हैं, कोई राजनीतिक या सांस्कृतिक उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये जुड़ाव इस स्तर पे होने के कारण ज़्यादा गहरा भी होता है और लंबे समय तक चलता है। तो बस मैं इन शब्दों में अपनी बात समाप्त। प्रगति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें रूस में हिंदी से संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी दी। वो एक अलग तरह की अपेक्षाएं भी हैं और आवश्यकताएं भी हैं। उसमें रूसी कन्याएं भी हिंदी के नृत्य करती हैं और हिंदी सीखती हैं। मैं काफ़ी दिन पहले वहाँ गया था, 1990 के आसपास। तो वो पता नहीं क्यों, मतलब मुझे कहते थे मिथुन, और कहते थे गाना सुनाओ। तो फिर अगर गाना सुनाओ, जैसे एक बार उसने कहा गाना सुनाओ, मैं टैक्सी में आ रहा था अपने कार्य के लिए सांस्कृतिक केंद्र में, उसने गाना सुनाओ और उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, मतलब टैक्सी में चलने। तो इतना ज़्यादा सम्मान और अपनापन वहाँ पर दिखाई देता है भारतीय। अब तो थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन वो अभी भी हमारे अनुभव में, हमारी यादगारों में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम नहीं हुआ है। अच्छा, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। और अब साथियों, बहुत समय पर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए हमारे सारे वक्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अब चलते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय के पास आज के सत्र के। और हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो अनुवाद का कार्य था, वो भीष्म साहनी जैसे बड़े साहित्यकारों को जवाहरलाल नेहरू ने भेजा वहाँ। मतलब इतने बड़े पैमाने पर वो काम इतने बड़े स्तर पर किया गया और बहुत अच्छा काम हुआ। तो अब हम नारायण कुमार जी के पास चलें। उनको हम सब लोग बहुत प्यार से, सम्मान से चलता फिरता हिंदी का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। वो बहुत बातें इनको याद हैं, बहुत पुरानी बातें याद हैं। 2-3 बातें इनके परिचय में मैं कहना चाहूँगा। इस समय वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद जो विदेशों में और देश में हिंदी और संस्कृति के प्रति कार्य करती है, उसके मानद निदेशक हैं। अभी जो फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उनमें नारायण कुमार जी को सम्मानित किया गया है। और इससे पहले के जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, उनमें किसी न किसी रूप में इनकी भागीदारी रही है, या तो उसके आयोजन में या पुरस्कार समिति में
अगली बार वो तो हमारा भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा वो बस एक आखिरी बात, गयाना विश्वविद्यालय में वो विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं हिंदी के, तो ठीक है, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद राजेश जी, आपने मेरा बहुत ही लंबा चौड़ा संक्षेप में बहुत कुछ कह दिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ संतोष चौबे जी को, जिन्होंने एक ऐसा आयोजन किया कुलपति महोदय को। और आज जो विषय है, आज तक किसी विश्व सम्मेलनों में या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस विषय पर विचार नहीं किया गया, और जिस तरह, जिस गंभीरता से हमारे वक्ताओं ने इसमें अपनी प्रस्तुति दी है, उसको देखकर मुझे बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ। जया जी जो अंग्रेजी के साहित्यकारों के नगर में रहती हैं और जो यूनेस्को से जिस वहाँ उसको साहित्यकारों का या कवियों का नगर माना गया, उसमें इनके कारण हिंदी की भी भूमिका रही। सिर्फ अंग्रेजी एक भाषा के आधार पर वह नहीं हो सकता था। ये यूनेस्को का निर्णय है कि कई भाषाओं के लोग होने चाहिए, और जया जी ने हिंदी, पंजाबी या भारतीय भाषाओं के बारे में तथ्य प्रस्तुत किया, और तब यह संभव हो सका। जो इन्होंने जो कहते हैं इंटेलिजेंटली एंड डिलिजेंटली, जिस मतलब की विद्वता और जिस परिश्रम से उन्होंने ये काम किया, यह बहुत ही संभव नहीं है। और कोई कह रहा है कि मैं क्यों करूंगा, यहाँ से जाने बजाय वो फोटो लेने जाते से मेरा बड़ा पुराना परिचय है। इनके कार्यों के बारे में तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इनके परिवार को, डॉक्टर को जानता। तो इन्होंने जो काम किया है वह स्वर्णाक्षरों में लिख रही है, क्योंकि अंग्रेजी के शहर में जाकर हिंदी के सामाजिक स्तर पर प्रचार प्रसार। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मेलेविन्स्की ने कहा कि सामाजिक प्राणी इसलिए है कि वो झुंड खनोटा है, वो बोलता हुआ प्राणी है। समाज तो सबके हैं, झुंड है, जानवरों के हैं, पशुओं के हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकता, हंस नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। इसलिए वो सामाजिक प्राणी इसलिए है कि वो बोलता है, मुस्कुराता है, पढ़ता है, लिखता है, और उसके लिए जरूरी है कि अपनी भाषा, अपने जहाँ की उनकी जड़ की जो भाषा है उसकी शिक्षा कायम है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। जैसा कि प्रगति जी हैं, तो वहाँ पर मैं बारानिकोव से लेकर के चेलिसोव, साजनोवा, इन लोगों से, छोटे बारानिकोव से मिल चुका हूँ, जो सिनेमा की पत्रिका निकालते थे। बारानिकोव ने रामचरितमानस का अनुवाद किया, और संसार में एकमात्र व्यक्ति है जिसकी समाधि पर रामचरितमानस की अर्धाली लिखी हुई है। भारत में भी ऐसा नहीं है कि जिसने यह इच्छा व्यक्त की हो कि हम जहाँ पर हमारी समाधि हो उसमें रामचरितमानस की एक अर्धाली लिखी जाए, और वो देवनागरी लिखी हुई। तो आप देखेंगे चेलिसोव ने कम से कम दर्जनों किताब, सुमित्रानंद पंत पर, निराला पर, छायावाद पर, हिंदी में इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी, लेकिन वहां भी हिंदुस्तानी समाज की आवश्यकता हुई, क्योंकि हिंदुस्तानी समाज जहां तक पहुंच सकता था वहां पर रूस में जो उच्च स्तर पर हिंदी की पढ़ाई होती है, जहां सेंट्रल स्कूल है, जहां पर कल्चरल सेंटर में रहे हैं, जहां राजेश जी पढ़ा चुके हैं, वहां उन लोगों की पहुंच नहीं है जिनके लिए प्रगति काम कर रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण काम इसलिए है कि जिन खो जाते हैं पानिया गहरे पानी पर, इन्होंने ये अनुभव किया कि इन जगहों में भी हिंदी की आवश्यकता है, सिर्फ ऊंचे पेड़ के हरे भरे फूलों पर नहीं, उनकी जड़ में भी पानी बताने की आवश्यकता है। मुझे खुशी हुई कि शिवानी जी स्विट्जरलैंड में हिंदी की कक्षा चला रही है, और शिवानी जी ऐसी परिस्थिति में चला रही है जो गांव में रहती थी और शहरों में संडे का हिंदी स्कूल चल रहा है, और उसके लिए वो कितना प्रयत्न कर रही हैं
बच्चों को रक्षाबंधन, दीपावली इत्यादि के पाठ तैयार कर रहे हैं। तो ये सब प्रयास जो है, ये प्रयास किसी नौकरी दिलाने के लिए या नौकरी पाने के लिए नहीं है। हमारे सभी बच्चे कहते हैं कि हिंदी में रोजगार नहीं है, तो हिंदी रोजगार की नहीं, संस्कार की भाषा है। उसमें आप ये जानते हैं कि दीपावली क्या है, रक्षाबंधन क्या है, विजयादशमी क्या है। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत की सभी भाषाएं एक कमल के समान है और हिंदी वह मूल है जिस पर वो पंखुड़ियां फूलती है। तो आपस में भारतीय भाषाओं के बीच सामंजस्य कायम करने के लिए भी हिंदी आवश्यक है। भीष्म साहनी गए, मदन लाल मधु गए, हरिवंश राय बच्चन ने भूपेश को भेजा था जब मैं विदेश मंत्रालय में था। तो उस समय में जब सोवियत संघ में हिंदी का बहुत काम होता था, और आपको कहें कि उस चीन और सोवियत संघ जैसे कम्युनिस्ट देश में हिंदी के सभी क्लासिक्स का रूसी अनुवाद हो चुका है। आप ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि महाभारत का अनुवाद नहीं हुई हो, तो इसलिए ये आवश्यक है। लेकिन जब सामाजिक संस्थाओं द्वारा हिंदी के शिक्षण की बात आती है तो मुझे ध्यान आता है, पुष्पिता जी अभी इन्होंने काफी कैरेबियन पर काम किया है। उससे भी पहले मॉरिशस में जब सबसे पहले 1834 में 1834 में जब हमारे गिरमिटिया मजदूर गए, और गिरमिटिया शब्द कब चला ये नहीं जानता हूँ, वो लोग अपने को कोई कुली कहते थे, कोई कंट्राटा कहते थे, बाद में गिरमिटिया शब्द फिजी या दक्षिण अफ्रीका से प्रचलित हुआ। तो उन लोगों ने एक जगह बनाई, दिन भर वहाँ मजदूरों को भेजा जाता था। तो उनके जो कोलंबर थे, कोलंबर मतलब कॉल नंबर, तो जो हाजिरी देते थे वो घड़ी को बदल देते थे। 4 बजे ही कह देते थे 6 बज गया है, और वापसी समय में एक ही घड़ी होती थी। तो उसके बाद भी वो देर सवेर पहुंच करके किसी पीपल या किसी वृक्ष के नीचे ईंट और पत्थर की जगह बना करके हिंदी की कक्षा चलाते थे। उसको कहते थे बैठका। जो सामाजिक संगठन द्वारा बात चल रही है तो अलग अलग देशों का हुआ, तो मैं उन देशों में, पुष्पिता जी के देश में ले जाऊंगा जहां पर बैठका में हिंदी की पढ़ाई होती थी, और इस तरह की पढ़ाई होती थी कि कहते थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः मासी, जिसमें कहते थे कक्का की कुकु, और इस तरह से वहाँ पढ़ाई होती थी। और उस पढ़ाई के कारण वहाँ पर अभिमन्यु, अनंत और धुरंधर और विष्णुदयाल जैसे लोग हो सके। तो आप जब पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि एक पाठ्यक्रम मानक पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि सामाजिक संस्थाओं को अपने देश काल परिस्थिति के मुताबिक पाठ्यक्रम बनाने की सुविधा देनी चाहिए। उन विद्यालयों में जहाँ पर दक्षिण भारत हिंदी, पहले गीता प्रेस गोरखपुर की, जैसा कि मैंने कहा, किताब पढ़ाई जाती थी कि मेरे नाना या मामा रेल से आए, पक्के पक्के केले लाए, ऐसा वो कुछ लिखा रहता था। तो केले तो वहाँ बहुत होते हैं, लेकिन रेल नहीं, लोग रेल जानते ही नहीं थे कि रेल क्या है। बहुत पहले गन्नों की धुलाई के लिए रेल की व्यवस्था की गई थी, उसकी पटरियां थी, लेकिन रेल नहीं जानते थे। इसी तरह दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में की किताब में इंडोर गेम में कैरम शब्द होता था। अब कैरम शब्द किस भाषा का है ये नहीं पता चलता था। लोग कहते थे अंग्रेजी का, अंग्रेजी के डिक्शनरी में शब्द का नहीं। तो मैं ये कहना चाहता था कि मॉरिशस के बाद आप जो है सुरीनाम, गयाना, रिंगास, सब में संस्थाओं के द्वारा हिंदी की पढ़ाई होती थी। और अभी हिंदी यूनिवर्स पुष्पिता जी चला रही हैं। तो ये सब सरकारी संस्थाएं नहीं है, ये सामाजिक संस्थाएं हैं। और ये सामाजिक संस्थाओं में सबसे पहले मैं मॉरिशस के हिंदी प्रचारणी सभा का नाम लूंगा, जिसमें बड़े अक्षरों में, इसमें एक आदमी ने अपनी जमीन दान दे दी, जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के साथ। तो कहा कि अगर भाषा गई तो संस्कृति भी चली जाएगी। तो इसीलिए अपनी अपनी भाषाओं को बचाने के लिए संस्कृत की रक्षा जरूरी है। और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो काम होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ
कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई वेतन नहीं होता, कोई लाभ की व्यवस्था नहीं होती, फिर भी वह समर्पण भाव से, डेडिकेशन और डिवोशन से हिंदी का प्रचार करते हैं। धन्यवाद। मैं अपने सभी वक्ताओं और आप लोगों के प्रति कि आप हिंदी, आप सब कुछ पढ़िए लेकिन हिंदी भी पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, आपने देखा कि किस तरह से नारायण कुमार जी को बस लगता है सुनते रहेंगे, उनकी बातें रोचक बातें और वो पूरी दुनिया की बातें बताते हैं, लेकिन समय की कमी है और हम अध्यक्ष महोदय और हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ रुचि मिश्रा जी को, जो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और मैं आमंत्रित करता हूँ उन्हें धन्यवाद ज्ञापन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बट धन्यवाद ज्ञापन हो इसके पहले मैं राजेश कुमार जी जो इस कार्यक्रम का संचालन करें, सबसे पहले तो जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि उन्होंने समय का बहुत ख्याल रखा। जो मुझे कहा गया था वो जिम्मेदारी उन्होंने ही निभा दी। पर मैं चाहती हूँ कि राजेश सर आप भी दो शब्द इस विषय पर बोले। और राजेश सर जो है वो हिंदी विश्वकोश केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार में कार्यरत है। 3 साल से भी अधिक उन्होंने रूस में भारत के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में काम किया और गूगल एप्पल जैसे में भाषा वैज्ञानिक भी हैं। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और सर आप भी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षेप में एक तो आभार आपने बुलाया, एक तो नारायण कुमार जी ने कहा गिरमिटिया कहाँ से आया, वो बड़ी रोचक बात है। वो जो हमारे लोग जाते थे उनके साथ एक एग्रीमेंट होता था और वो क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे तो वो एग्रीमेंट को तोड़ते तोड़ते उन्होंने इसको गिरमिटिया बनाया और इस तरह से ये शब्द आया। बहुत ही रोचक ढंग से मुझे सिर्फ ये कहना है कि एक तो ये बहुत उल्लास की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर हर देश में कोई न कोई हमारी हिंदी संस्कृति को आगे लेकर जा रहा है। आवश्यकता ये है कि इसका एक तो प्रलेखन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, शोध हो कि इतने सारे काम आ रहे हैं और सारे एक जगह पर हमारे लिए वेबसाइट पर या इंटरनेट पर कहीं किसी तरह से उपलब्ध हो। और हालांकि ये बात ठीक है कि हिंदी संस्कार की भाषा है, लेकिन सरकार को इससे बचना नहीं चाहिए और इसको रोजगार की भाषा भी बनानी चाहिए ताकि ये इसमें और ज़्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित हों। और मैं इसको भी चाहता हूँ कि हालांकि सब लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने पाठ्य सामग्री बनाने के लिए, लेकिन एक ऐसी संरचना जरूर होनी चाहिए जो इसकी मानकता को की तरफ ले जाएगी। इस दायरे में रहकर आपको पढ़ाना है, वरना फिर अलग अलग ढंग के अलग अलग तरह के उच्चारण और अध्यापन वगैरह होते हैं। साथ ही इसके लिए एक तो हमेशा जब भी कोई पढ़ाई होती है तो उसमें एक थर्ड पार्टी मूल्यांकन, मतलब कोई अन्य संस्था उसका सर्टिफिकेशन और मूल्यांकन करे तो उसका मान बढ़ जाता है, उसकी भी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सब लोग, चौबे जी ने इतना अच्छा आयोजन किया है तो हम इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुचि जी। और अब मंच आपके हवाले। थैंक यू सर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है और मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ नारायण कुमार जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हम सबके सामने रखी कि कैसे हिंदी एक संस्कार की भाषा है और उसको हमें उस संस्कार की भाषा को और फैलाना और बढ़ावा देना चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ जय वर्मा जी जो यूके से आए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी और इतनी अच्छी बुक्स जो हमें देखने को मिली, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके बनाई और इतना अच्छा लगा देखकर कि विदेशों में हिंदी भाषा का प्रसार करने के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रगति टिपनेस जी का। उन्होंने भी बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दिया और बहुत अच्छी लगी उसमें कैसे वो काम कर रही हैं। और ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी शिवानी भारद्वाज जी स्विट्जरलैंड से जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका भी और आपने इतना समय निकाला और हमारे साथ जुड़ी नहीं पेशेंटली, क्योंकि कार्यक्रम देर से भी शुरू हुआ, पर थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और ज़ोरदार धन्यवाद हमारे संचालक महोदय जी का, राजेश कुमार जी का, उन्होंने बहुत अच्छे से कार्यक्रम का संचालन किया। और हमारे सत्र में कुछ विशिष्ट अतिथि भी हैं जैसे वीके वर्मा सर, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोरदार तालियां उनके लिए भी। हमारे साथ वैशाली बिहार के वाइस चांसलर भी हैं विमल शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आईसेक झारखंड जी से के भी वाइस चांसलर पीके नायक जी हैं सर, उनका भी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और एक आखिरी मोमेंटो देने के लिए मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव डीन मैनेजमेंट को बुलाना चाहती हूँ कि वो मोमेंटो और सर्टिफिकेट देके एक औपचारिक आभार व्यक्त करें। तो सबसे पहले नारायण कुमार जी को
सुंदर तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।